क्लास 10th ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर सबसे ज्यादा इजी चैप्टर, सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें भी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप इस वीडियो में आए हो, मिल जाएंगे भाई। पूरे के पूरे वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके पेपर में आने हैं। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं धीरज सैनी और ये चैनल है आपका अपना स्प्लीन अकेडमी। देखो भाई पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का बेसिक स्ट्रक्चर बोल रहा है और एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है इसके फंक्शंस। अब जनरली देखो दो ही पार्ट के फंक्शंस बोलता है, कौन से बोलता है बताता हूं। देखो सबसे पहले आती है डायग्राम की बात। डायग्राम जो है आपको बनाना है, देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, डायग्राम बनाते हुए ना आप है ना इस तरह से पहले सर्कल बना देना। सर्कल बनाने के बाद में आगे की तरफ में थोड़ा सा हिस्सा मिटा देना और पीछे की तरफ से थोड़ा हिस्सा मिटा देना, उसके बाद में बनाना स्टार्ट करना। ठीक है भाई, ये चीजें होगी। अब डायग्राम तो बना लोगे, उसके बाद में अगर डायग्राम सीखना भी है ना तो इसके लिए भी मैंने एक रील बना रखी है, वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक ही मिनट में सारी चीजें सीख जाओगे। देखो काम की चीजों पे आते हैं, इनके जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज, जो सबसे आगे की तरफ ये पार्ट दिखाई दे रहा है, जो बाहर की आउटर मोस्ट लेयर है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। अब ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसके थ्रू क्या होता है भाई, जो आई होती है, आई के अंदर लाइट एंटर कर पाती है। ठीक है भाई, तो ट्रांसपेरेंट लेयर है ताकि लाइट पे कोई भी रुकावट ना आए। रुकावट कौन पैदा करेगा भाई, जो हम बोलते हैं ना तेरी झील सी नीली आंखें, तो जो नीला कलर आ रहा है, या फिर जैसे इस वाली आई में देखो थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश कलर आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है आइरिस की वजह से, जिसको बोलते हैं परितालिका। ठीक है भाई, अब ये परितालिका या फिर आइरिस क्या है भाई, ये मसल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, आई के अंदर आने वाली लाइट को कंट्रोल करती है। एक्चुअली में देखो ये जो मसल्स है ना गोल गोल होती है और इनके बीच में एक छोटा सा छेद होता है। देखो ये वाली लाइट आई के अंदर दिख रहा होगा जो बैकग्राउंड में लगा रखे है, ये आइरिस है, इसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक कलर का होल है। सेम चीज यहां पर देखो, आइरिस है, आइरिस के अंदर छोटा सा छेद होगा जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। एक्चुअली में लाइट एंटर करती है प्यूपिल से, पर ये ही मसल है जो कि चाहे तो प्यूपिल का साइज छोटा भी कर सकती है, चाहे तो प्यूपिल का साइज बड़ा भी कर सकती है। जैसे हमारे साथ में होता है ना, अगर हम छत से एकदम से घर के अंदर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ अंधेरा क्यों हो रहा है। वो क्यों होता है, क्योंकि बाहर जब बहुत ज्यादा सनलाइट थी तो उसकी वजह से हमारे जो आइरिस है वो क्या कर देती है, प्यूपिल का साइज बहुत छोटा कर देती है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा लाइट है तो अंदर कम जा पाए, हमारी आंखों के अंदर बैलेंस बना रहे। पर जब हम घर के अंदर आते हैं, हमारे घर के अंदर नॉर्मल ट्यूबलाइट वगैरह लगी होती है, जिसकी वजह से लाइट जो है कम है, हमने क्या कर दिया, प्यूपिल का साइज वैसे ही बहुत छोटा कर दिया, तो हमें लाइट की कमी महसूस होती है और हमें अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। तो क्या होता है भाई, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी आंख को पता चलता है अच्छा लाइट की कमी पड़ रही है, तो प्यूपिल का साइज वापस बढ़ जाता है। तो लाइट की इंटेंसिटी, कितनी लाइट बाहर है कितनी कम है, उसके हिसाब से जो अकोमोडेशन होता है वो कैसे होता है भाई, आइरिस के द्वारा होता है। ठीक है, अगली चीज पे आते हैं भाई। अगली चीज है सिलरी मसल। सिलरी मसल क्या होल्ड करती है भाई, क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करती है। देखो सिलरी मसल सिंपल सी बात है, हमारा क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, इलास्टिक सा लेंस होता है, इसको खींच के या दबाकर हम क्या करते हैं, फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। और जैसे जैसे फोकल लेंथ चेंज करेगा, बनेगा इमेज कहां पर, रेटिना पर ही। रेटिना पर हमें इमेज बनाना है। ऑब्जेक्ट अगर पास है तो हम फोकल लेंथ चेंज करेंगे, अगर दूर है तो फोकल लेंथ चेंज करेंगे। कैसे फोकल लेंथ चेंज होगा, ये होगा सिलरी मसल्स के द्वारा। तो सिलरी मसल्स क्या करती हैं, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट पोजीशन हमें अकोमोडेशन देती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगली चीज आती है भाई, जो रेटिना है यहां पर क्या बनेगी, इमेज बनने वाली है, रेटिना पर इमेज बनेगी जिसको बोलते हैं दृष्टि पटल। यहां पर इमेज बनेगी, यहां पर दो तरह के स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं, रॉड सेल और कोन सेल। याद रखना है, रॉड सेल, आर फॉर रोड, आर फॉर रात, है ना, रात के टाइम पे नाइट विजन में काम आते हैं। और कोन सेल, सी फॉर कोन, सी फॉर कलर, कलर विजन में हेल्प करते हैं। लास्ट में आया ऑप्टिक नर्व, ये क्या करती है भाई, हमारी जो आंखों में से सिग्नल बने, विजन के सिग्नल बने, उनको ब्रेन तक पहुंचाती है। देखो इनके फंक्शन कैसे लिखने हैं, आप साथ के साथ सामने सामने भी लिख सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है और यहां पर मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स हियर। आपको पता होना चाहिए लाइट की सबसे ज्यादा बेंडिंग कहां होती है, बच्चे सोचते हैं लेंस की वजह से सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी, पर नहीं, जब ह्यूमन आई के अंदर लाइट एंटर कर रही है उसी टाइम पर बहुत सारी रिफ्रैक्शन हो जाती है, वो किस पे होती है, कॉर्निया पर होती है। अगली चीज, आइरिस का क्या काम है,
कलर ऑफ आई देता है, जो आंखों का कलर है ब्राउन ब्लैक जो कलर आता है वो इसी की वजह से आता है। कलरफुल मसल्स होते हैं, ठीक है, और ये कंट्रोल करते हैं साइज ऑफ प्यूपिल, देयरफॉर अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में जाएगी उसको कंट्रोल कर रहा है। प्यूपिल वही चीज है, कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट। ये होता क्या है, आइरिस के अंदर जो छोटा सा छेद है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। एक यहां पर देखो भाई, अगली चीज क्या आ गई भाई, अगली चीज ये आ गई, अगर आप क्रिस्टलाइन लेंस को देखोगे ये फोकस करता है इमेज को कहां पर, रेटिना के ऊपर। अगर हम रेटिना को देखेंगे, रेटिना क्या होता है, ये फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, इसके ऊपर पाए जाते हैं कौन कौन से सेल, सर रोड सेल जो कि नाइट विजन देते हैं, और कौन सेल जो कि कलर्ड विजन देते हैं। अगली चीज आई भाई, अगर आप देखोगे ऑप्टिक नर्व, ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं नर्व सिग्नल टू ब्रेन, हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ये सारी चीजें होगी, मेरे ख्याल से याद भी हो गई होगी। अब देखो यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे बच्चे इतना ही लिख के आगे बढ़ जाएंगे। एक और चीज पूछी, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन आई हैव पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये भी बताइए किस तरह से ह्यूमन आई के पास में पावर ऑफ एकोमोडेशन है। अब इसमें आपको दो ही पॉइंट ध्यान रखने, वो मैंने यहीं पर मार्क कर दिए, आपको बस एक हैशटैग करके या एक पॉइंट बनाकर इसे लिखना है कि अकॉर्डिंग टू लाइट, बाहर कितनी लाइट है उस हिसाब से आइरिस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है प्यूपिल को, और वहीं पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है उसके हिसाब से सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है किस चीज को, क्रिस्टलाइन लेंस को। तो यही दोनों चीजें हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन के हिसाब से सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है, लाइट कितनी ज्यादा है कितनी कम है उसके हिसाब से आइरिस कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है। तो यही चीज होती है पावर ऑफ अकोमोडेशन की, बाहर की कंडीशन के हिसाब से हमारी आंखें अकोमोडेट मतलब थोड़ा सा चेंज कर लेती है और उसके हिसाब से सारी चीजें संभाल लेती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो दूसरे तरह का क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा, व्हाट इज मायोपिया। देखो मायोपिया क्या है, इसके दो कॉजेज बताइए, किस कारण से ये बीमारी जो है होती है, ये बीमारी है ना, और इसमें इसका करेक्शन कैसे करते हैं, इसको ठीक कैसे करते हैं। ड्रॉ दी रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्म्ड इन डिफेक्टिव आई एंड करेक्शन, मतलब आपको सारा कुछ पूछ रहा है मायोपिया होता क्या है, ये किस कारण से हुआ, इसके लिए करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, इसके लिए डिफेक्टेड आई का भी डायग्राम बनाओ, करेक्टेड का भी बनाओ। और सेम क्वेश्चन हाइपरमेट्रोपिया पे, एक पूछता है इनमें से कोई भी, ऑप्शन नहीं देगा, मैंने यहां ऑप्शन के फॉर्म में जो है रखा हुआ है। तो देखो भाई दोनों को समझा देता हूं, हम क्या करते हैं भाई, एक इस शीट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक तरफ मैं मायोपिया लिख लेता हूं, एक तरफ हाइपरमेट्रोपिया लिख लेता हूं। मायोपिया में होता क्या है सर, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है ना, दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही तो हो रहा है मायोपिया, और वहीं पर पास की चीजें साफ साफ नहीं दिखाई दे रही तो हाइपरमेट्रोपिया हो रहा। तो ये चीज लिख दिया भाई, मायोपिया डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच पर्सन कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, और वहीं पर यहां पर क्या लिखा, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। बस देखो फार ऑब्जेक्ट नियर ऑब्जेक्ट इतना डिफरेंस है, बाकी सब डिट्टो कॉपी है। अगली चीज पे आते हैं भाई, अगली चीज है मायोपिया में आप करेक्शन सॉरी इसके कॉजेस क्या है, इसके कारण क्या है, किस कारण से मायोपिया होता है। आपको देखो एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज जो है बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि मायोपिया में इमेज जो है रेटिना से पहले बनती है बाद में बनती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सिंपल सी चीज देखो, बिल्कुल नॉनसेंस वाला एक्सप्लेनेशन है पर इसी से याद रख सकते हो आप आराम से कि जो पास की चीजें हैं वो दूर दिखाई देती है, दूर की चीजें पास दिखाई देती है। मतलब क्या हो रहा है भाई, क्या जो दूर है दूर का नहीं दिखाई दे रहा, जिसमें जिसमें डिफेक्ट दूर के विजन का है उसमें लाइट जो है पास मिल गई है ना, जो है पहले ही मिल गई, और वहीं पर जिसमें पास की चीजें दिखाई नहीं दे रही वहां लाइट रे जाकर दूर मिल रही है। देखो अभी आपको पता चलेगा कॉजेस क्या है, क्योंकि इमेज जो है रेटिना से पहले बन रही है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर कॉजेस में तो ये 2 पॉइंट लिखते हैं हम, ये रट लेते हैं। अरे अभी इसको याद करने का भी तरीका बताता हूं, देखो कैसे, देखो कैसे। अभी पहले है ना ये सारी चीजें लिख देता हूं मैं, देखो कॉजेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इसमें कॉजेस ऑफ डिफेक्ट क्या है भाई, इमेज कहां पर बनी है, रेटिना के सामने बनी है ना, और वहीं पर अगर यहां पर देखेंगे तो इमेज कहां बनी है, बिहाइंड रेटिना बनी है। मैं क्या करता हूं, दोनों के एक बार डिफेक्टेड आई के डायग्राम दिखाता हूं, उससे आपको समझाता हूं कि ये दोनों चीजें, ये पॉइंट्स याद कैसे रखने हैं। देखो भाई, देखो मैंने क्या करा, करेक्टिव लेंस का भी डायग्राम बना दिया, ये कनकेव लेंस से ठीक होता है, ये कन्वेक्स लेंस से ठीक होता है। मैं मुद्दे पे आता हूं, मैं डायग्राम पे आता हूं पहले। मैंने देखो देखो सारे के सारे डायग्राम लगा दिए यहाँ पर ध्यान से देखो, जो मायोपिक आई होती है ना, जो मायोपिया वाली आई होती है, इसमें क्या होता है भाई, इमेज जो है पहले बन गई। अब खुद सोचो, इमेज का डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे, मतलब फोकल लेंथ इसकी छोटी पड़ गई।
फोकल लेंथ छोटी पड़ गई तो इसे दूसरे शब्दों में एक्सेसिव कर्वेचर भी बोलते हैं। देखो पहला पॉइंट यही है, एक्सेसिव कर्वेचर या फिर फोकल लेंथ इज लेस या छोटी पड़ गई, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर फोकल लेंथ छोटी पड़ी है मतलब आई बॉल बड़ी रह गई, है ना, आई बॉल क्या है, इनलार्ज्ड है। इसी तरह से यहां पर आते हैं, यहां पर क्या हुआ भाई, इमेज जो है बाद में बनी है, इमेज का डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। तो फोकल लेंथ क्या है, जरूरत से ज्यादा बड़ी है और आई बॉल जरूरत से ज्यादा छोटी है। यही चीज बोला, लार्ज फोकल लेंथ, आई बॉल स्मॉल रह गई, है कि नहीं है। अब याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है भाई। अब अगली चीज पे आते हैं, अब आता है भाई करेक्शन लेंस। करेक्शन लेंस कौन सा इस्तेमाल करते हैं भाई, जिसको चश्मा लगा हुआ है उसके लिए तो सिंपल सी चीज है, वो तो अपने लिए एक फर्रा खुद लेके जा रहा है, क्योंकि जनरली हम सारे बच्चों में, है ना, हमारी एज में क्या रहता है भाई, हमारी एज में मायोपिया ही होता है। और वो कौन सा लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है। हम खुद अपने चश्मे पे दबा के भी चेक कर सकते हैं भाई, कनकेव लेंस लगा हुआ होता है। कनकेव लेंस यहाँ पर है, और कन्वेक्स लेंस होता है हाइपरमेट्रोपिया में, जिसको पास का नहीं दिखाई देता, ठीक है। अब अगली चीज पे आते हैं, हम क्या करते हैं, करेक्शन के लिए क्या करेंगे। देखो यहां पर पैरेलल लाइट रेज दिखानी है मायोपिया के लिए, क्योंकि दूर वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इंफिनिटी से आती हुई लाइट रेज दिखाएंगे। पहले मिल गई थी, हमने एक डाइवर्जिंग लेंस लगाया, एक ऐसा लेंस लगाया जो कि लाइट को दूर दूर भेज रहा है। देखो दिक्कत क्या आ रही थी कि लाइट जरूरत से ज्यादा पहले मिल जा रही थी, हम इसे पहले नहीं मिलने देना, मतलब थोड़ा दूर भेज देते हैं ताकि मिलने में टाइम लगे। हमने इसीलिए क्या करा, डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल करा। डाइवर्जिंग लेंस ने क्या कर दिया, लाइट रेस को थोड़ा दूर दूर भेज दिया। अब इन्हें वापस मिलने में टाइम लगेगा और इतना कहां पर पहुंच जाएगी, लाइट पहुंच जाएगी रेटिना तक। क्लियर है कि नहीं, है ना। ये चीजें ऐसे याद रखो, अगर आप सीधा रट्टा मारने की कोशिश करोगे पेपर में भूल जाओगे, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं, है ना। कभी किसी का पूछते हैं तो कोई लिख के आ जाता है, किसी का पूछते हैं तो कोई लिख के आ जाता है। बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंस में गलत करके आते हैं, इतने सालों में से मैं चेक कर रहा हूं बच्चों के पेपर, यही गलती होती है, इसका इसमें लिख देता है, इसका इसमें लिख देते हैं। तो दोनों चीजों को बार बार लिख के देखो, साथ में लिख के देखो, तभी आपको सारी चीजें ध्यान रहेंगी, ठीक है भाई। अब इस पे आता है डायग्राम पे, यहां पर क्या हो रहा है, आई के पीछे, रेटिना के पीछे इमेज बन रही है, ओके है। यहां पर देखते हैं, यहां पर हमने क्या करा, क्योंकि रेटिना के पीछे इमेज बन रही है, जल्दी से लाइट रेज नहीं मिल पा रही है, तो मिलाने के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि लाइट रेज जो है मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है, एप्रोप्रिएट पावर का यूज करेंगे, जितना डिफेक्ट है उसी के हिसाब से हम पावर का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है भाई। ये चीज ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। क्या बोल रहा है, एक इंसान को हो सकता है कि एक ही साथ में मायोपिया भी हो और हाइपरमेट्रोपिया भी हो, दोनों की दोनों बीमारियां एक साथ में है। तो बताओ इस कंडीशन का नाम क्या है। सर इस कंडीशन को बोलते हैं, बुढ़ापे में होती है, ये है प्रेसबायोपिया। तो हमने क्या बोला भाई, प्रेसबायोपिया है। और ये कब होती है, व्हेन डज इट हैपन, सर ओल्ड एज में होती है। ओल्ड एज में क्यों होती है ये पूछा नहीं है, पर मैंने बता दिया है, आप भी ऐसे बता सकते हो कि ओल्ड एज में होती है ड्यू टू रिड्यूस्ड इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेंस। जो आई लेंस होता है ना, क्रिस्टलाइन लेंस, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म होने लग जाती है। इसी तरह से जो सिलेरी मसल है वो इतनी स्ट्रांग नहीं रहती ताकि वो खींच के फोकल लेंथ को चेंज कर सके। तो फोकल लेंथ की भी जो सिलेरी मसल्स हैं उनकी भी पावर थोड़ी घट जाती है। ये क्या है भाई, ये है आप रीजन, है ना, हालांकि रीजन पूछा नहीं है। अगले पार्ट में क्या पूछा, सी पार्ट में पूछ रहा, नेम द टाइप ऑफ लेंस ऑफन रिक्वायर्ड बाय द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ सच लेंसेस। आपको लेंस का डायग्राम बनाना है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर क्या करते हैं, सीधा भाग जाते हैं कि मेरे को रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम आप प्रेसबायोपिया का देखोगे, ना ही आपकी किताब में है, ना ही आपको बनाना है। अब यहां पर अगर मैं लेंस की बात करूं तो लेंस यहां पर यूज होता है बायफोकल लेंस, क्योंकि मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है। तो मायोपिया के लिए कनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस, ये दोनों इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब एक ही चश्मे में इसे लगा देंगे तो उसी को बोलते हैं बायफोकल लेंस या फिर सिलेंड्रिकल लेंस, है ना। दो नाम देते हैं हम, बायफोकल लेंस या फिर सिलेंड्रिकल लेंस। देखो अगर मैं इसका डायग्राम बताऊं ना तो दो तरह का होता है। सिलेंड्रिकल लेंस थोड़ा ऐसा दिखाई देता है कि देखो उसके सेंटर की तरफ में होता है कनकेव लेंस, साइडों में होता है कन्वेक्स लेंस। इसी तरह से कुछ कुछ चश्मे अगर आप देखोगे तो उनके है ना बीच में लाइन होती है। ऐसे चश्मे जनरली है ना दादाजी वगैरह जो ओल्ड एज के थोड़े लोग हैं उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। 45 अबव तो जनरली देखने को मिलता है, नहीं ऐसे यंग लोग थोड़ा कम बनाते हैं चश्मे, है ना, वो दो दो चश्मे कैरी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो उसमें क्या करते हैं, ऊपर की तरफ लगा देते हैं कनकेव वाला मिरर, जो कि दूर का देखने में, जब हम दूर का देखते हैं तो हम थोड़ा ऊपर देखते हैं,
है ना। और जब हम पढ़ते हैं ना तो ऐसे लोग जिनको ये चश्मा लगा होता है ना, वो ऐसे मुंह सामने की तरफ रखते हैं और आंखों को पुतलियों से नीचे करके ऐसे पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि चश्मे का नीचे वाला पार्ट ही वो वाला पार्ट है जहां पर क्या लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, जो कि पास का देखने का काम आएगा। ऊपर वाला पार्ट दूर का देखने के लिए, नीचे वाला पार्ट पास का देखने के लिए, ऐसे जो है लेंस बना हुआ होता है। ये कौन सा लेंस है? यह है बायफोकल और यह है सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है भाई। अब ये देखो, अब ये वाला पार्ट है, इसमें और में ऑप्शन में दिया हुआ है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। स्काई में रेनबो कैसे बन रहा है उस प्रोसेस को आपको बताना है। अब देखो, प्रिज्म वाला जो पार्ट था वो हम पहले से जानते हैं, वो क्वेश्चन भी आएगा। पर जब रेनबो का क्वेश्चन आता है ना, बहुत सारे बच्चे इसमें घूम जाते हैं कि सर रेनबो कैसे बनाकर दिखाऊं, सर ऐसा ही रेनबो बन रहा है। ओके सर, बनता तो है, पर बनाऊं कैसे, डायग्राम कैसे बनाऊं? तो आपको क्या करना है, एक सन दिखाना है, सन से आती हुई लाइट रेज दिखानी है और प्रॉपर वाटर की ड्रॉपलेट में से सारी की सारी चीजें करनी है। देखो, सन बनाया, सन से लाइट रेज आती हुई दिखाई, और क्या करी भाई, इनको जो है स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करोगे, हरदम आप दो ही कलर दिखाओ, एक रेड और एक ब्लू, है ना। रेड और एक ब्लू, दो ही लाइट रेज दिखाओ। ऑब्वियस सी बात है, आप जब एग्जाम में करोगे तो पेंसिल से, एक ही कलर की पेंसिल से ऑब्वियस सी बात है मार्क करोगे, तो आप रेड और ब्लू बस ये दोनों ही मार्क करने वाले हो। तो रेड ऊपर की तरफ होती है, ब्लू नीचे की तरफ होती है। जब भी आप रेनबो देखोगे तो रेड ऊपर ब्लू नीचे पाया जाता है। ठीक है भाई, तो ये चीज हो गया, ये यहां पर विबग्योर बन रहा होगा। अगर आप सिर्फ इतना ही लिख के आओगे तो अगर 3 मार्क्स का है, वैसे 3 मार्क्स का नहीं आता ये डायग्राम, अगर 2 मार्क्स का है तो आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा। वो 1 मार्क्स कहां गया? 1 मार्क्स गया आपको यहां पर फिनोमिना बताने होते हैं कि क्या क्या चीजें हुई। आपको बताना होता है सर यहां पर, यहां वाले पॉइंट पर पहला रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद में यहां वाले पॉइंट पर लाइट टकराकर बाहर नहीं निकली सर वाटर से, उसी के अंदर से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। इसको बोलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये याद होना चाहिए। और तीसरी चीज हुई, फिर से एक और रिफ्रैक्शन हुआ। ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए, रिफ्रैक्शन फिर टीआईआर फिर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन टीआईआर रिफ्रैक्शन। क्लियर है कि नहीं? ये चीज ध्यान रखना। अगर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछता है, बोलता है कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसे एक्सप्लेन करो, तो आप यही डायग्राम बनाओगे। इन्हीं तीनों चीजों को एक एक करके एक एक स्टेटमेंट में बता दोगे। रिफ्रैक्शन हो रही है व्हेन लाइट एंटर्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट। टीआईआर हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक कर जा रही है सेम मीडियम के अंदर। रिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब फिर से अब वाटर से बाहर की तरफ में आ रही है। बस यही 3 स्टेटमेंट्स को बताना है आपको, एक एक लाइन में लिख देना है, और दैट्स इट। आपका जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। डायग्राम 2 मार्क्स का, अगर एक्सप्लेनेशन साथ में पूछता है तो 3 मार्क्स का। क्लियर है भाई? इसी के साथ में अपना तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताना है ना। यहां पर बोला भी है इंसिडेंट रे मार्क करो, इमर्जेंट रे मार्क करो, और एंगल ऑफ डेविएशन मार्क करो। या फिर देखो, या तो ये वाला क्वेश्चन आता है या ये वाला क्वेश्चन आता है। ये वाला क्वेश्चन कौन सा है भाई? आपसे बोलता है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट। अगर आप देखोगे ना, थोड़े थोड़े वर्ड का डिफरेंस है। अगर कोई प्रिज्म प्रिज्म देख के डायग्राम बना के आता है ना, तो उसका तो हो गया काम। क्यों? क्योंकि यहाँ छोटे छोटे वर्ड्स में चेंजेस करता है। यहां पर बोला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहां पर बोला डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। यहां पर अब देखो, ये इन चीजों में अंतर क्या है, हमें पता है डिस्पर्जन का मतलब होता है, क्योंकि क्या होता है भाई, वेवलेंथ के हिसाब से बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड करती है। तो हम क्या बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं कि सर जी अगर व्हाइट लाइट जाएगी, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी पाए जाते हैं, तो वो स्प्लिट कर जाती है इनटू डिफरेंट कलर्स। उसी को क्या बोलते हैं भाई, उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। तो आपको डायग्राम कौन सा बनाना है? देखो, अगर प्रिज्म का देखोगे, ये 3 डायग्राम्स आपके कोर्स में है। एक है ये नॉर्मल वाला लाइट का, एक सिंगल लाइट रे का डायग्राम, जहां पर लाइट जाती है, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन दिखाते हैं। सर ये आ गई इंसिडेंट लाइट रे, ये आ गई हमारी इमर्जेंट लाइट रे, और ये देखो सर ये इंसिडेंट रे जा रही थी, ये इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अगर वेवलेंथ कम होगी तो ये डेविएशन एंगल ज्यादा होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो ये डेविएशन एंगल कम होगा। मतलब रेड सबसे कम डेविएट करता है और वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट करता है। इसी तरह से अब ये देखो, व्हाइट लाइट का भी ये डायग्राम दिखा रखा है,
स्पेक्ट्रम वाला, ठीक है। और ये एक दिखा रखा है न्यूटन प्रिज्म का, जहां पर रिवर्सिबिलिटी दिखाई है, पहले व्हाइट से विबग्योर बना और विबग्योर से वापस व्हाइट बन गया। अब कौन सा डायग्राम कब बनाना है, आपको ये डायग्राम आते होंगे, मेन चीज ये कब कौन सा बनाना है, तो इसके लिए मैंने वर्ड लिख दिए, ये वर्ड देखते के साथ समझ जाना, अगर क्वेश्चन में ये वर्ड दिख जाए तो मतलब ये वाला डायग्राम बनाना है। देखो, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास प्रिज्म दिख जाए, या फिर मोनोक्रोमैटिक लाइट लिखा हुआ दिख जाए, या फिर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन लिखा हुआ दिख जाए, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। अगली चीज, अगर आपको डिस्पर्जन बाय ग्लास प्रिज्म दिख जाए, या फिर आपको व्हाइट लाइट और उसके साथ में ग्लास प्रिज्म लिखा हुआ दिख जाए, या फिर आपको स्पेक्ट्रम लिखा हुआ दिख जाए, तो आपको ये व्हाइट लाइट वाला डायग्राम बनाना है। अगली चीज आई, अगर आपको रिवर्सिबिलिटी ऑफ डिस्पर्जन दिख जाए, या फिर न्यूटन प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ दिख जाए, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अब ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है पीडीएफ चाहिए होगी भाई। पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जो है डाउनलोड कर लेना। और ये बता देना, क्या मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूरे के पूरे केमिस्ट्री में से, पूरे के पूरे फिजिक्स में से 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और पूरे के पूरे बायो में से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बताऊं, तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, मैं समझ जाऊंगा, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपकी आ जाएगी। अब बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। भाई अगर हम देखेंगे भाई, अब हमारे क्वेश्चन में एक और थर्ड पार्ट भी लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लास स्लैब एंड ग्लास प्रिज्म। ये बहुत कम क्वेश्चन आता है, पर जब आएगा खटिया खड़ी कर देगा बच्चों की, क्योंकि बच्चों को पता होगा पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि लिखना क्या है, कैसे लिखना है। देखो क्या पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है डिफरेंशिएट करना है ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म के अंदर। सर ग्लास स्लैब होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है ना, क्यों प्रिज्म शेप का होता है। सर इसमें एक्सप्लेन क्या करूं, आपको खुद बोला है क्या चीज डिफरेंशिएट करना है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ नैरो बीम ऑफ लाइट, किस चीज की नैरो बीम ऑफ लाइट, एक है मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब पता है, मोनो मतलब वन और क्रोमैटिक मतलब कलर, एक कलर की लाइट, जैसे ग्रीन लाइट है ना। लेजर लाइट अगर देखते हो या तो ग्रीन होती है, या रेड होती है, या ब्लू होती है। क्या वो व्हाइट कलर की कभी लेजर लाइट देखी? नहीं, व्हाइट कलर की जनरली आपको लेजर लाइट नहीं देखने को मिलेगी। जो लेजर लाइट है वो एग्जांपल है मोनोक्रोमैटिक लाइट का, वहां पर एक कलर होगी। वहीं पर अगर व्हाइट लाइट है तो उसके अंदर मल्टीपल कलर्स पाए जाते हैं, तो वो व्हाइट लाइट हो गया मल्टीपल कलर्स का। जो देखो दोनों को पास कर रहे हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट, व्हाइट कलर ऑफ लाइट, किस किस में से, ग्लास स्लैब में से, ग्लास प्रिज्म से भी। तो इसको कैसे लिखना है भाई, देखो इसको कैसे लिखना है, देखो हम क्या करते हैं, एक टेबल सा बना लेते हैं। यहां पर लिखा लाइट, यहां पर लिखा ग्लास स्लैब, यहां पर लिखा ग्लास प्रिज्म। मोनोक्रोमैटिक लाइट के साथ में क्या होगा भाई, अगर ग्लास स्लैब से भेजते हैं एक सिंगल कलर की लाइट को, लेजर लाइट को भेजेंगे, तो वो क्या हो जाएगी भाई, वो पैरेलली डिफ्लेक्ट कर जाती है। ऐसे लाइट रे जा रही थी, तो अब क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ऐसे जाएगी, है ना। ये चीज हमने लाइट वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी कि लाइट रे अगर जा रही है, पहले ऐसे जा रही थी, बाद में ऐसे जाएगी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। इसका प्रूफ भी हमने करा था, है ना। अगर वो देखनी है तो लास्ट में जो है मैं लिंक लगा दूंगा, वहां पर से देख लेना, ठीक है। अगली चीज पे आते हैं ग्लास प्रिज्म पे। अगर ग्लास प्रिज्म में देखते हैं तो यहाँ पर पैरेलली डेविएट नहीं होती सर, लाइट जो है बेंड हो जाती है। किस तरफ बेंड हो जाती है, टुवर्ड द बेस ऑफ प्रिज्म। जिस तरफ प्रिज्म का बेस होगा ना नीचे की तरफ, उस तरफ जो है लाइट जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है ना। डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है सर यहाँ पर। ओके सर, ये चीज हो गया। अब यही चीज, सेम चीज अगर मैं ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म से कराऊं, पर किसके लिए, व्हाइट लाइट के लिए, तो क्या होगा, व्हाइट लाइट जाने से ग्लास स्लैब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्लास स्लैब अभी भी वही चीज करेगा, पैरेलली डेविएट करेगा और सेम तरीके से, और कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। पर वहीं पर जब ग्लास प्रिज्म की बात करूंगा, तो यहां पर क्या हो जाता है भाई, डिस्पर्जन हो जाता है, और लाइट जो है स्प्लिट हो जाएगी इनटू 7 कलर, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। है कि नहीं भाई, है कि नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये क्वेश्चन आया, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटी छोटी माइनर सी चीजें हैं जो कि आपको सीखनी होती है, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में यही चीजें समझ में आती है, ठीक है भाई। अगले पे आते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन। आपसे ना इस चैप्टर में 7 से 8 तरह की एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है।
तो मैंने वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन उनमें कीवर्ड्स के साथ में कर दी है, ताकि आपको पता चले भाई आपके आंसर में क्या चीज लिखना होता है। अगर ये आप सारे के सारे क्वेश्चन देखोगे ना, आप सबके यूटी में, आप सबके हाफ ईयरली में, आप सबके प्री बोर्ड में, आप सबके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। पर हर बार बच्चा जो है, अगर 3 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन है, 2 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन है, तो उसमें से आधा या 1 नंबर उसका कटता ही है। क्यों कटता है? क्योंकि आपके आंसर के अंदर स्पेसिफिक कीवर्ड्स नहीं होते। तो इसीलिए मैंने कीवर्ड्स पे स्पेसिफिक गौर करते हुए इनको आंसर लिखा है, छोटे छोटे आंसर पर कीवर्ड्स के साथ में, ताकि टीचर जितने मार्क्स देना एग्जैक्टली फुल मार्क्स दे ही दे। देखो भाई, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले आते हैं वाई स्टार्स ट्विंकल। स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं भाई? देखो, स्टार्स ट्विंकल करते हैं क्योंकि सर स्टार्स जो है बहुत दूर पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत दूर है। देखो, स्टार्स का साइज बहुत बड़ा है, पर स्टार्स को ज्यादा ही दूर पाए जाते हैं, इस वजह से पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये मान के चलो उससे 2 या 3 लाइट रेज एक साथ में आ रही है। अब हमारा एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होता है ना, एटमॉस्फेयर की जैसे लाइट बेंड करती है, तो वो रैंडम होता है। रैंडम होता है थोड़ा बहुत, कभी कभी लाइट इस तरफ भटक जाती है, कभी कभी इस तरफ भटक जाती है। अब खुद ही सोचो, एक व्हाइट लाइट आ रही है, एक ही लाइट आ रही है, कभी वो आपकी आंखों में पहुंच जाती है, कभी ऊपर चले जाती है, कभी नीचे चले जाती है। तो कभी आपको स्टार दिखाई देगा क्योंकि लाइट आपकी आंखों में चले गई, कभी आपके सर से ऊपर चले गई लाइट रे तो दिखाई नहीं दिया, कभी आपके सर से नीचे चले गई तो दिखाई नहीं दिया, फिर से आपकी आंखों में आ गई तो दिखाई दिया। तो हमें दिखता है कभी स्टार दिख रहा है, कभी गायब हो गया, कभी दिख रहा है, कभी गायब हो गया। इसी को बोलते हैं टिमटिमाना। बहुत सारे बच्चों ने तो देखा ही नहीं होता कि तारे कैसे टिमटिमाते हैं। क्या होता है ये टिमटिमाना, है ना? तो जब स्टार दिखे गायब हो जाए, दिखे गायब हो जाए, उसी को बोलते हैं टिमटिमाना, है ना? तो वेरी फार, स्टार्स क्या है? वेरी फार है, एक्ट एज पॉइंट सोर्स। ये चीज ध्यान रहना चाहिए, एक्ट एज पॉइंट सोर्स, क्योंकि वेरी फार है। तो रैंडम रिफ्रैक्शन की वजह से समटाइम्स लाइट रीचेस आई एंड समटाइम नॉट। क्लियर है कि नहीं? अब अगले पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, यहां पर पार्ट में पूछ रहा है, देन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते भाई? प्लैनेट्स नहीं ट्विंकल करते क्योंकि भैया प्लैनेट्स जो है हमारी अर्थ के पास में पाए जाते हैं, है ना? प्लैनेट्स हमारी अर्थ के पास में पाए जाते हैं, तो बड़े सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब क्योंकि वो बड़े सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं, मान लो अब 500 लाइट रेज आ रही हैं, 500 ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रही हैं, 500 में से 2-4 तो हमारी आंखों में जाएंगी, एटलीस्ट 2-4 हमारी आंखों में हरदम जाएगी। लाइट रेज ऊपर गई तो ये नीचे वाली 2-4 चले गई, नीचे गई तो ऊपर वाली 2-4 चले गई। हमारी आंखों में हरदम लाइट रेज जाएंगी ही जाएंगी, जिसकी वजह से ये जो रैंडम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट था वो यहां पर काम नहीं कर पा रहा। हमें हरदम जो है प्लैनेट दिखता रहेगा, कंटिन्यूअसली दिखता रहेगा, तो ट्विंकलिंग नहीं होगी। प्लैनेट्स नियर टू अर्थ देयरफॉर लार्ज सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं। नो इफेक्ट ऑफ रैंडम रिफ्रैक्शन, समटाइम्स सम लाइट रेज ऑलवेज रीचेस आई। कुछ ना कोई ना कोई लाइट रेज जो है हमारी आंखों तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। क्लियर है कि नहीं है? अगले पॉइंट पे आते हैं भाई। अगला पॉइंट क्या है? हमें जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है? सर स्काई ब्लू इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि जब क्या होता है भाई, स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग का मतलब क्या है? जब लाइट रेज देखो एक सोर्स से निकलेगी ना, तो क्या होता है भाई, अगर आसपास में पार्टिकल होंगे तो वो भटक सकती है ना? जैसे आप भटक जाते हो कई बार, कोई सुंदर कन्या दिख जाए तो, है ना? तो वो जो सुंदर कन्या दिखने से वो भटक रहा है ना? इसी तरह से लाइट रेज भी भटक जाती है। अब लाइट रेज कौन सी वाली ज्यादा भटकती है? लाइट रेज जिनका वेवलेंथ कम होता है, जैसे कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये वाले क्या होते हैं, ये जल्दी भटकते हैं, जल्दी स्कैटर होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? स्कैटर हो जाते हैं। अब सोचो, सनलाइट से लाइट रेज आ रही हैं, उसमें से क्या होता है? वॉयलेटिक, इंडिगो, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये 3 कलर क्या हो जाते हैं? स्कैटर हो जाते हैं। स्कैटर होंगे तो हमारे आसमान में वो कलर दिखने लगते हैं। कौन से कलर का हमारा आसमान दिखता है? वो दिखता है ब्लू कलर का। और व्हाइट लाइट में से ब्लू कलर हट जाता है तो वो कैसा कैसा कलर दिखता है? वो ऑरेंज रेड कलर दिखता है। जब ही हमें सूरज, जहां की लाइट रेज आ रही है व्हाइट कलर की, पर हमें सूरज दिखाई देता है पीला। आपको भी कंफ्यूजन हुई होगी कि हम तो हरदम फोटो में भी, डायग्राम में भी बनाते हैं सूरज पीला दिखाई दे रहा है, पर जब सूरज की लाइट रेज की बात करते हैं वो व्हाइट कलर की बात करता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो सूरज है वो हमें पीला इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि व्हाइट में से नीला कलर तो क्या हो गया? स्पेक्ट्रम में चले गया। हमारे आसपास में क्या हो गया भाई? हमारे स्काई में क्या हो गया? स्कैटर हो गया। और वहीं पर जो बाकी का
येलोइश पार्ट है वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, इस वजह से थोड़ा येलो येलो हमें जो है सन दिखाई देता है। तो आप क्या बोलोगे, वेवलेंथ ऑफ ब्लू स्मॉल होती है, इसी वजह से वो स्कैटर कर जाता है स्काई के अंदर। अब आते हैं हम अगले पार्ट पे। अगला पार्ट क्या बोलता है, कलर ऑफ स्काई टू एन एस्ट्रोनॉट अपीयर्स टू बी ब्लैक। जब कोई एस्ट्रोनॉट स्काई को देखता है, अपने आसपास के आसमान को देखता है, तो उसे वो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर हम देखें तो हमें अपना स्काई का कलर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाइट वहां पर भटक कर फंस गई, तो इस वजह से हमें किस कलर का दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। एटमॉस्फेयर में भटक कर ही तो स्कैटर होकर वो फंसी है, पर वहां पर अगर हम देखें, हम अपने अर्थ के बाहर देखें, एस्ट्रोनॉट तो अर्थ के बाहर कहलाएगा। एस्ट्रोनॉट जो अर्थ के बाहर है, अर्थ के बाहर तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, अर्थ के बाहर तो क्या होता है, वैक्यूम होता है। तो क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो लाइट स्कैटर ही नहीं करेगी, और लाइट स्कैटर ही नहीं करेगी तो किस कलर का दिखाई देगा आसपास का आसमान, वो दिखाई देगा ब्लैक कलर का, क्योंकि कोई लाइट टकरा कर उसकी आंखों तक पहुंच ही नहीं रही है ना, तो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। अगली चीज पे आते हैं भाई, अगली चीज पे आते हैं। देखो भाई हमारा क्वेश्चन क्या बोला, हमसे क्वेश्चन बोला एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट क्यों होता है, ये आपको बताना है। देखो भाई एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट के पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है कि भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हर लाइट कोशिश करती है कि अर्थ पे ऐसे परपेंडिकुलरली एंटर करें, मतलब कहीं ना कहीं अर्थ का जो रेडियस है ना, ये देखो ये अर्थ का जो रेडियस है ना, ऐसे होने की कोशिश करती है। तो देखो अगर कभी भी जब हमारा जो सन है वो होराइजन से नीचे हो, होराइजन का मतलब क्या है, अगर आप ऐसे खड़े हो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, और अपने हाथ को ऐसे कर लो, तो ये जो लाइन बनती है ना, इसे बोलता है होराइजन। ये सोच लो अगर इस लाइन के नीचे सन होगा तो हमें नहीं दिखाई देना चाहिए, दिन होता है जब ये इससे ऊपर सन आ जाता है। पर कभी कभी क्या, हर रोज वैसे होता है जब सन जो है इससे थोड़ा सा नीचे ही रहता है, 2 से 3 मिनट पीछे रहता है, एक तरीके से ऊपर आने से 2 से 3 मिनट पहले ही सन लाइट रेज जो ऐसे ऊपर निकल रही थी एटमॉस्फेयर की वजह से, देखो ऊपर से जा रही थी, ये देखो ऐसे सीधी सीधी निकल जाती लाइट रेज, ऐसे ये निकल जाती लाइट रेज आप तक अर्थ की सरफेस पे नहीं पहुंचती, वो क्या हो जाती है भाई, बेंड होकर आपकी आंखों तक पहुंच जाती है। अगर हमारी आंखों तक पहुंच गई तो हम बोल देते हैं अच्छा अच्छा दिन हो गया, अबे सूरज तो हरदम घूम रहा है ना, हमारे तक जब लाइट पहुंचने लग जाती है तो हम बोल देते हैं दिन हो गया, है ना। तो यही चीज होता है भाई, लाइट रेज बेंड करके हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, इस वजह से हम बोल देते हैं दिन हो गया। कितनी देर पहले, असली में दिन होता जब होराइजन से ऊपर जाता, इसके बीच में 2 से 3 मिनट का गैप था, इसके बीच में 2 से 3 मिनट का गैप था, उससे पहले ही हो गया। मतलब हमारा जो दिन का टाइम है 2 से 3 मिनट पहले सुबह के टाइम पर, और 2 से 3 मिनट शाम के टाइम पर बढ़ जाता है। मतलब अगर रोशनी आपके डे लाइट जिस टाइम पर रोशनी रहती है वो अगर मान लो 8 घंटे का है, तो उसमें से 6 मिनट, 4 से 6 मिनट जो है वो थे ऐसे थे जहां पर असली में सनलाइट आनी नहीं थी, पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से रोशनी रही। क्लियर है? अब अगले पे आते हैं भाई, अब अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाई क्लाउड्स अपीयर्स टू बी व्हाइट। क्लाउड्स जो बादल हैं वो व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं, हमें आसमान तो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, तो क्लाउड्स व्हाइट कलर के क्यों दिखाई देते हैं? इसके पीछे रीजन ये है, क्लाउड्स बने कैसे होते हैं, क्लाउड्स बने होते हैं वाटर के वेपर्स से, है ना, जो पानी की जो भाप है उससे बने होते हैं। वाटर के वेपर्स का साइज इतना बड़ा तो होता है ताकि वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सारे कलर्स को स्कैटर कर दे। अगर वो सारे ही कलर को स्कैटर कर देगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स क्या होते हैं, ये सारे कलर जब मिल जाते हैं तो क्या कलर बनाते हैं, व्हाइट कलर बनाते हैं। इसी कारण से हमें बादल किस कलर के दिखाई देते हैं, व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। पर इसी में एक कंडीशन आती है, अगर सर बारिश आने वाली होती है तो यही बादल ब्लैक कलर के दिखने लगते हैं, क्यों? क्योंकि जब बारिश आने वाली होती है तो बादलों के अंदर क्या हो जाता है भाई, ऑन रेनी डे वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर की ड्रॉपलेट्स में, और वाटर की ड्रॉपलेट्स थोड़ी बहुत नहीं होती, बहुत सारा पानी भरा होता है, और वो इतना सारा पानी है कि उसके भीतर से उसके पार निकलने की लाइट का कोई चांस ही नहीं है, इतना सारा पानी है, आर पार लाइट नहीं निकल पाती। डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, इसके आर पार लाइट नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से हमें अंधेरा दिखाई देता है। ब्लैक कलर क्यों दिखाई देता है, जब एब्सेंस ऑफ लाइट होती है, कोई लाइट हमारी आंखों में आ ही नहीं रही। एस्ट्रोनॉट को भी स्काई क्यों ब्लैक कलर का दिखाई दिया, क्योंकि स्काई से टकराकर कोई लाइट रे उसकी आंखों में आ ही नहीं रही।
इसी तरह से क्योंकि क्लाउडी डे पे लाइट रेज क्लाउड से पास ही नहीं होती, तो इस वजह से कोई लाइट ही नहीं पहुंचती, इसी वजह से हमें क्लाउड जो है ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं भाई। अगला और लास्ट पॉइंट है डेंजर साइन रेड कलर का क्यों होता है। और जब ये वाला पॉइंट आता है तो बच्चों के दिमाग में ऊपर के सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं। क्यों? बोला जाता है रेड कलर का डेंजर साइन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है और ये स्कैटर नहीं करेगा और हमें दूर तक दिखाई देगा। अब बच्चे के दिमाग में ये डाउट आता है, सर जब स्कैटरिंग हुई जभी तो हमें स्काई इतनी दूर ब्लू कलर का दिखाई दिया, अब आप बोल रहे हो कि हम रेड इस्तेमाल करेंगे ताकि स्कैटरिंग ना हो और हमें दूर तक दिखाई दे। इसमें से कौन सा झमेल किया, सच सच बताओ। देखो मैं बताता हूं हमें क्या चाहिए। देखो जब यहां पर स्कैटरिंग हुई हमारे स्काई में, क्या आपको ये देखना था कि एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ? नहीं, बस कलर दो है आसपास में दिखाई दे रहा है। पर वहीं पर डेंजर साइन जब लिखा होगा कहीं पर बना होगा तो आपको चाहिए आपको वो क्लियरली दूर से दिखाई दे, उसकी लाइट रेज भटके ना, आपको शार्प इमेज आपकी आंखों में बने। बिल्कुल जितनी लाइट रेज वहां से बोर्ड से निकली हो उतनी लाइट रेज आपकी आंखों तक पहुंचे ताकि आपको साफ क्लियर दिखाई दे। वो कैसे होगा? जब लाइट रेज भटकेंगी नहीं, स्कैटरिंग नहीं होगी। इसीलिए हम डेंजर साइन को रेड कलर का रखते हैं, है ना। अगर डेंजर साइन ब्लू कलर का होता तो ब्लू कलर की लाइट रास्ते में ही भटक जाती, आपके आंखों तक नहीं पहुंचती। इसीलिए डेंजर साइन रेड कलर का होता है। होपफुली आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इन्हीं 5 क्वेश्चंस में से आपका पूरा का पूरा पेपर आए, और ये गारंटी भी है, ये मान्यता वाली चीजें हैं, ये बोलने वाली चीजें हैं कि भैया हमने एनालिसिस कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मेन चीज ये है अगर आप हर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है कर लोगे तो आपका पेपर उसी में से आएगा, और वो सारी चीजें आपने कर दी है। अब क्या करना है भाई, सिर्फ ये चैप्टर पढ़ने से तो होगा नहीं भाई, बाकी चैप्टर्स भी पढ़ने हैं। तो इससे पिछला वाला चैप्टर जो लाइट वाला चैप्टर है वो यहां लगा दिया है, और इसके अलावा जो इसका अगला चैप्टर है वो मैंने यहां पर लगा दिया है। तो जल्दी से देख लो भाई। हम मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।